तो बहुत सी डेयरीज़ जो एक फ़ेल होती मैंने देखी हैं, इसलिए कि उनके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, अब वो सही नहीं होती। वो कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ठीक नहीं कर पाते हैं। ये आपकी एक सोच हो सकती है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक बुल की कीमत 5 लाख भी है और एक बुल 5 रुपए में भी नहीं बिक रहा है। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है असीम सिंह रावत जी। तो आज जानेंगे हम लोग उनसे उनका एक्सपीरियंस, उनके सुझाव लेंगे और किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सर प्लीज़ अपने बारे में बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे होस्ट करने के लिए यहाँ जी, टूल्सविला में। मैं बाय एजुकेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लगभग 14 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपका लाइफ का मिशन होता है जॉब, तो वो बिल्कुल। जो है अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर आप अपना जीवन-पार्जन कैसे करेंगे? तो वो हमारे साथ भी हुआ। एजुकेशन हुई और एजुकेशन के बाद फिर जॉब हुई। जॉब में मैं थोड़ा शायद लकी रहा, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इंडिया में भी और अब्रॉड भी। और जब लगभग 14 इयर्स हो गए तो ऐसा लगा कि क्या यही जीवन का एक गोल है या कुछ और भी करा जा सकता है। तो काउज़ को, जो इंडिजिनस काउज़ हैं वो रोड पर रहती थीं और है अभी भी रहती बेचारी, और दुर्भाग्यवश और कूड़ा भी खाती दिखती जाती हैं और या अबंडन्ड होती हैं। हुँ, तो ऐसा लगा कि क्या इनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट हो सकता है? क्या इनको लेकर कुछ ऐसा बना सकते हैं? तो एक आइडिया होता है, जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं तो कोई आइडिया आपको क्लिक करता है, उस पे आप काम करते हैं। तो ये काउस का आइडिया थोड़ा-सा मुझे लगा कि बहुत जो है चैलेंजिंग होगा और ट्राई करते हैं, तो उसके लिए मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। और जब जॉब छोड़ा तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो है बहुत परेशान हुए कि एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है। मैंने डिसीजन लिया कि आई मस्ट गो एंड बेसिकली ट्राई दिस। और जब 2 गाय लेकर आया, वहाँ से जर्नी शुरू हुई, धीरे-धीरे लोग बढ़ते चले गए। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, इस तरीके से। और अब हम लोग लगभग 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं और 3 लोकेशंस ऑपरेट करते हैं। 1000 से ऊपर गौवंश है हमारे पास, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं और मिल्किंग काउज़ हैं, नॉन मिल्किंग काउज़ भी हैं। लगभग 120 प्लस प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं गाय के दूध से, गोबर से, गौमूत्र से, और सक्सेसफुली चल रहे हैं। मतलब तो सर अभी जैसे आपने कहा कि आप 3 लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से? थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, तो हेतक गाज़ियाबाद पहला फ़ार्म था। वहाँ सबसे ज़्यादा गौवंश है, वहाँ पे हम गिर, साहिवाल, थारपारकर, ये 3 भारतीय ब्रीड्स पर काम करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। जब हमारी गाय या बछड़े वहाँ पे एज्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वहाँ से हम उनको हेता नंदीशाला, जो बुलंदशहर में है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ स्पेस थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ पे हम ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। हम लोग इस साल से सर्टिफ़ाइड ऑर्गेनिक भी हो गए हैं, मुझे बताकर खुशी हो रही है। तो गौ आधारित कृषि हो गई, गोबर गौमूत्र से वहाँ पे, और गोबर के उपले बना लेते हैं, लकड़ियाँ बना लेते हैं, और बूढ़ी गाय और बछड़े जो होते हैं उनको एक अच्छा जीवन मिलता है, अंतिम समय तक उनको अच्छा चारा मिलता है, घूमने की स्पेस मिलती है, एंड इट इज़ पीसफुल देयर। तो ये हिता बुलंदशहर हो गया। हिता गाज़ियाबाद मैंने आपको बता ही दिया। हिता हुँ। उत्तराखंड है, जहाँ से मैं इस समय आपसे बात कर, तो वहाँ पे हम लोग बद्री गायों पे काम करते हैं। जैसे प्लेन्स में जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। वैसे ही पहाड़ों में भी एक जो बद्री गाय पाई जाती है उत्तराखंड में जी, जी। विशेषकर, वो भी अबंडेंट है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिमिलर जो काम हम गाजियाबाद में करते हैं, वही काम हम उत्तराखंड में करते हैं। तो सर आपने अभी कहा कि जैसे फार्म में गौ की मूत्र है, गोबर है एंड फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी। तो वो कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? और क्या उनसे जैसे डेयरी प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट निकल आता है? इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। ये तो सीधे मिल्क ईजी है। मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो गाय जब आप रखते हैं तो आपके दिमाग में सीधा होता है कि वो मिल्क देगी, और मिल्क से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं, टोन्ड मिल्क बना सकते हैं, आप बटर मिल्क बना सकते हैं, छाछ, घी हो गया, और उसके और फ्लेवर्स हो सकते हैं, हुँ। मिल्क शेक्स हो गए। तो ये तो चीज़ है जो अमूमन लोग कर लेते हैं। जी, जो जी। काऊ यूरिन पार्ट है, तो काऊ यूरिन और काऊ डंग, ये पार्ट ऑफ बेसिकली जो गाय से हमें मिलता है, ये बहुत यूज़फुल है। हुँ, एज़ एन हुँ। ऑर्गेनिक फार्मर मैं आपको बता सकता हूँ, बिना काऊ डंग के, काऊ यूरिन के आप सफल ऑर्गेनिक फार्मर नहीं बन सकते। आपको जो इनपुट्स चाहिए अपनी जी। फील्ड को ऑर्गेनिक
बनाने के लिए वो काऊ से ही मिलते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई भी इतनी सारी जीव से इतना सारा आपको खाद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, अगर अच्छी फार्मिंग करनी है, जहर मुक्त खेती करनी है, तो आपको काउस चाहिए। तो काउडंग और काउयूरिन उसमें यूज होता है। फिर हम लोग काउडंग से लॉग्स बना लेते हैं, जो हमारा ईंधन का काम होता है, तो हमारी गैस बचती है उससे। ठीक है, मतलब लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती उतनी। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, जिनका जो काउ यूरिन से मैन्युफैक्चर होती है या फिर उनके साथ ली जाती हैं। तो हम वही सब करते हैं। तो बेसिकली हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेडिसिन भी बनाते हैं तो उसका भी हमारे पास लाइसेंस होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने बस सोची बना दी, तो ये वेल रिसर्च होती है। हमारे पास अपनी एक रिसर्च विंग है, और हम लाइसेंस लेके इसलिए बनाते हैं ताकि उसका जो यूज़ हो, लोग उसको ट्रस्ट कर सकें कि भाई हाँ, ये वाकई ऐसी चीज़ है जो आपकी यूज़ के लिए है, हेल्पफुल है। तो अभी आपने लाइसेंस का भी बात किया, तो क्या आप इस पे भी काम कर रहे हैं, दवाई बनाना पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? तो हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, बट हम वही मेडिसिन बनाते हैं जो डिराइव्ड हो काउ से। एक होता है घी, होता है पंचकव्य से कहा जाता है, या छाछ होती है बटर मिल्क, या उसमें काउ यूरिन होगा या काउ डंग के एक्सट्रैक्ट होगा, जो भी होते हैं। तो हमारा फोकस काउज हैं। तो उससे जो भी चीज़ें यूजफुल समाज के लिए, इंसान के लिए, धरती के लिए मिल सकती हैं, वो हम रिसर्च करते रहते हैं और वो हम बनाते हैं। सर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको इस काम में। तो शुरुआत आपने अभी कहा कि 2 गाय से आपने शुरू किया था, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनको कैसे आपने ओवरकम किया, प्लीज शेयर करें। जी, तो लॉन्ग जर्नी है। मेरे पास फार्मिंग और काउस का बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो ही था। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं इसे करना है, तो एक सोच होती है, और सोच को धरती पर उतारना, पटल पर उतारना, उसको वो एक अलग चीज़ होती है। वो मैंने सीखा है। इट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट टू ड्रीम, बट टू इंश्योर कि आपके ड्रीम्स सच हों, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एज एन एंटरप्रेन्योर फंड्स की कमी तो आपके पास होती है। आपके पास आइडिया हो सकता है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो टीम बनाना, टीम को कन्विंस करना, फिर आपको उनको सैलरी भी देनी होती है। कस्टमर्स होते हैं, उनको भी आपको कन्विंस करना है कि बस कुछ प्रोडक्ट है, क्या वो अच्छा है, वो दूसरों से क्यों ना ले, वो आपसे क्यों ले। तो वो चैलेंज हमेशा बना रहता है। तो आपके एक्सपीरियंस के साथ डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे समस्याओं का आपका सामना करना पड़ा, आपने ओवरकम भी किया। तो ये जो रेट है 95%, अगर मैं स्पेसिफिकली डेयरी फार्मिंग के साथ ही रिलेट करूं, तो जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या रीजंस रहती होंगी जिनके वजह से दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू? अच्छा सवाल है आपका, गहरा सवाल है, और इसका आंसर कहीं ना कहीं लाई करता है कि आपने प्लान ठीक से नहीं किया है। देखिए, मान लीजिए आप कुछ भी करते हैं, तो आपको अंदर खुद पता होना चाहिए आप करने क्या निकले। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन एनी बिजनेस या एनी ऑर्गेनाइजेशन, और यू आर स्टार्टिंग इन एनजीओ, उसका एक गोल होता है। तो बहुत लोगों को गोल ही क्लियर नहीं होता है। अब आपने काउस पाली, में देखता हूँ आपने इंडिजिनस काउस पाली, बट यू डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, और यू हैव नॉट थॉट ओवर कि आप जो उसकी बूढ़ी गाय होंगी, या जो गाय दूध नहीं देंगी, या जो बुल्स अगर हुए, तो क्या करोगे? कोई प्लान करो उसको। तो बहुत सी डेयरीज जो एक फेल होती मैंने देखी है, इसलिए कि उनके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो सही नहीं होती, वो कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ठीक नहीं कर पाते हैं। तो अपना जो आपका रेट है, अकॉर्डिंगली उसको रखो। सो यू कैन नॉट बेसिकली गिव अ सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट टू एन एक्सटेंट कि आप फेल हो जाओ। दूसरा जो मैं देखता हूँ वो ये है कि लैक ऑफ ब्रीडिंग जो है। तो जब भी वो कोई गाय लाते हैं, उससे वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स जो कहा जाता है। सो यू ऑलवेज हैव टू प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म। इन डेयरी यू कैन नॉट run, you have to slowly gain pace. So if you have a cow, you need to ensure कि जो उसकी प्रजननी हो रही है, जो मतलब उसके जो बच्चे होते हैं, वो उससे बेहतर हो। थर्ड इज जस्ट डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन इन द डेयरी सेक्टर ऑन मिल्क। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये एक पागलपन का लेवल पहुंच गया है, जिसमें आप सिर्फ दूध सोचते रहते हैं, आप किसी तरीके से उसको बेचना चाहते हैं, और फिर आप सस्ता मिल्क बेचते हैं, फिर उसमें आप चीटिंग करने लगते हैं, मिलावट करते हैं, तो आपका नाम अपने आप खराब होता है। तो आप ईमानदारी से काम करिए, बी स्टे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो जो भी आपके पास मिल्क होता है, अगर आपका मिल्क को सही दाम नहीं मिल रहा, आपको लगता है, क्योंकि आप ही को पता है कि आपका क्या खर्चा आ रहा है, तो आप उसके प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें। प्रोडक्ट्स बिकते हैं, बेटर कॉस्ट पड़ते हैं। ऑफकोर्स आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत से लोग देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड ही हो। बहुत से अनएजुकेटेड फार्मर्स भी हैं जो अच्छी सेलिंग कर लेते हैं, बिकॉज दे गो एंड टाई अप विद राइट सेट ऑफ पीपल। ठीक है, तो मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग का ध्यान रखिए, ब्रीडिंग पे ध्यान रखिए,
और अपना गोल्स डिफाइन करिए कि आप करने क्या निकले हैं। इफ यू वांट मिल्क, हैव काउ यूरिन, काउ डंग एंड देन यू वांट टू मेक थिंग्स आउट ऑफ इट, देन प्रॉब्ली यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिता। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई छोटे लेवल पे शुरू करना चाहे, अभी आपने पॉकेट के बारे में भी बताया, जनरली तो वो प्रॉब्लम होता ही है, तो अगर छोटे लेवल पे कोई शुरू करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, एक लमसम कोई आइडिया, सुझाव, एंड उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं इनिशियली? जी, तो देखिए कोई इसमें अमाउंट ऑफ वो नहीं है कि मिनिमम क्या होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैं एक विलेज में रहता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी फार्मिंग लैंड है, तो मेरे पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं। तो लेट्स हम एक गाय ले आते हैं, ठीक है, तो हमने कोई ब्रीड चुनी बेस्ड ऑन योर रीजन। मैंने गिर या साहिवाल या थारपारकर जो भी मुझे मिलती है अपने पॉकेट के हिसाब से मैंने उसको खरीद लिया, ठीक है। अब उससे मुझे मिल्क मिलता है, अगर वो मिल्किंग है, नहीं है तो वो बाद में जब भी वो काफ करेगी तो मुझे मिल्क मिलेगा। अगर मुझे आगे प्रोजेनी चाहिए बेटर कर, जो भी उसने दिया आपको मिल्क मिल रहा है तो वो आपके लिए है। उसका फिर मैंने जब उसकी एआई कराई तो मैंने ये देखा कि मेरे पास अगर साहिवाल है तो मैं एक अच्छे साहिवाल बुल्स के सीमन ही यूज करूंगा। वो मुझे बायफ पे मिल जाएगा, सैग पे मिल जाएगा, जो भी हम आपका जो क्षेत्र है वहाँ का जो चीफ वेटरनरी ऑफिसर होगा उससे भी आप बात कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं और बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। अब मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अमूमन आपको अच्छे लोग मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो। देयर आर सम वेरी गुड एजुकेटेड पीपल हु रियली वांट टू हेल्प। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, आपको बेटर जब एआई के लिए सीमन मिलता है तो योर नेक्स्ट प्रोजेनी बिकम्स बेटर देन व्हाट यू हैव नाउ। आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, आपको हैरानी होगी कि अगर आपके पास एक प्योर ब्रेड गिर काव है या प्योर ब्रेड साहिवाल काव है, आप ये मान के चलिए कि आप 2 से 3 लाख रुपए में उसको बेच सकते हैं, और उसमें भी लाइन है लोगों की खरीदने के लिए। और ऐसे ऐसे बुल्स भी हैं इंडिजिनस काउस के जिनकी कीमत 5-5 लाख है, 10-10 लाख है, और लोग लाइन लगा के खड़े हैं और मिल नहीं रहे हैं। बस उसकी एक ही चीज है कि उन्होंने उसकी जो ब्रीड है उसको बचा के रखा है। और जो ऐसे सड़क पर जो बेचारे घूम रहे हैं उनकी कोई ब्रीड नहीं है, वो ऐसे ही मिक्स हैं और उनको कोई भी नहीं खरीद रहा है 5 रुपए में भी, ठीक है। तो अपनी ब्रीड को बेटर करिए। आपने जो भी आप करने निकले हैं, इसलिए पहले प्लान करिए कि मैं गिर काउस पालूंगा या मैं साहिवाल पाऊंगा या मैं रेड सिंधी या थार पारकर या आप हिमालयन बद्री या जिस भी क्षेत्र में आप हैं उन काउस पे आप करेंगे तो उसमें मेहनत है लेकिन इसमें रिजल्ट्स भी हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एज अ फार्मर अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसकी काउडंग और काउ यूरिन इमीडिएटली आपका यूज हो जाता है, वेस्ट नहीं होता। आपको मैन्योर मिलता है तो उसमें आपका यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स से आप बचते हैं। आप में थोड़ा सा दिमाग है तो थोड़ी मेहनत करके आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। वो आपका जो भी प्रोडक्ट आप मिलेगा खेती में वो आपको बेटर हो जाएगा, आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब आपने मान लीजिए जो काऊ आपने पाली, उसका जो दूध है या छाछ है या घी या मक्खन है वो आप बेटर रेट पे सेल कर सकते हैं इंडिजिनस काउस का। और अब बहुत सा फेसबुक, इंस्टाग्राम आ गया है, लोग अपनी रील्स बना लेते हैं, कुछ भी आपको जरूरत नहीं इस तरीके से जैसे पहले होता था। एडवर्टीजमेंट वाज अ बिग थिंग, नाउ एनीबॉडी कैन एडवर्टाइज यूजिंग हिज स्किल्स एंड मे बी जस्ट यूजिंग अ बेसिक फोन। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सहूलियत है और सरकार से भी बहुत ज़्यादा मदद होती है और कुछ स्टेट्स तो बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। आजकल अगर हम देखते हैं काफ़ी सारी मॉडर्न चीज़ें भी, टेक्निक आ गई है, मशीन्स आ गए हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मॉडर्न मशीनरी के साथ डेयरी फार्मिंग में क्या इम्पैक्ट है? देखिए मशीन्स का बहुत इम्पैक्ट होता है। मशीन्स को अगर इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाए सो देन दे बिकम एन एसेट, अनलेस वो हम खुद ही उनसे अपनी बर्बादी करना चाहें, ठीक है। तो एग्जांपल मिल्किंग मशीन आती है तो अब जो लेबर कॉस्ट है सडनली इट इज़ हाई। अगर आप कम लोग हैं, आपके परिवार में कम लोग हैं, आप एक डेयरी चलाते हैं, तो मिल्किंग मशीन प्रॉब्ली कैन प्ले अ गुड रोल इन हेल्पिंग यू मिल्क द काउस मोर एफिशिएंटली, फास्टर। तो वो चीज़ उसका यूज़ कर सकते हैं आप। डेयरी में चिलर्स हैं, आपको दूध ठंडा ही करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका दूध खराब होगा, ठीक है। उसके बाद आपका खोया मेकिंग मशीन्स हैं, बटर मेकिंग मशीन्स हैं, क्रीमर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है बेस्ड ऑन वही है कि प्लानिंग आप ये करिए कि आप क्या बनाने निकले हैं। आपको खोया बनाना है, आपको घी बनाना है, आपको जो है दही बनानी है, या किस तरह से आप पैकिंग करना चाहते हैं। बॉटलिंग प्लांट्स लगा सकते हैं अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है। मशीन्स श्योरली आर देयर टू हेल्प अस, और मुझे लगता है कि इंटेलिजेंटली हमको उनको यूज़ करना चाहिए। तो सर अगर किसी फार्मर को सिर्फ मिल्क के साथ प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो व्हाट आर दोज प्रोडक्ट्स और आई वुड से प्रोसेस्ड फूड्स ताकि उनको रिटर्न्स अच्छा मिले? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और बार बार आता है ये सवाल जो है कि फार्मर्स जो हैं जैसे मिल्क नहीं सही से बेच पा रहे हैं। देखिए उसमें वही मैंने आपसे कहा, प्लानिंग की कमी है, थोड़ी सी इच्छा शक्ति, मेहनत, ये सब एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए मेरा मिल्क है, मुझे 20 रुपीज़ लीटर कहीं उसकी कॉस्ट मिल रही है, 25 मिल रही है, 30 मिल रही है, बेस्ड ऑन वो। क्योंकि जब भी हम किसी कोऑपरेटिव पे जाते हैं या मिल्क कलेक्टिंग सेंटर पे जाते हैं तो वो हमें फैट के हिसाब से मिल्क हमारा परचेज करता है। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटीन नहीं नापते उसका,
ठीक है। तो जो और अगर आप इंडिजिनस काउस पालते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो इंडिजिनस काउस वाले फार्मर्स हैं वो महसूस करते हैं कि मेहनत बहुत की और दूध भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो है A2 टाइप मिल्क आपको उसी रेट पे बेचना पड़ रहा है जो आपको हॉल्स्टीन फ्रीजन या एक्सोटिक ब्रीड से जो दूध आ रहा है लगभग उसी दाम पर। सो दे फील लेट डाउन। तो ऐसे फार्मर्स को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि देखिए आप प्रोडक्ट्स बनाइए, और ये सब देसी तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं है शुरू में इनिशियली। तो सर जैसे इससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि डेफिनेटली हेथा में आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, अगर कोई आपके जैसे ऑनलाइन का प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सुझाव है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्लीज़? देखिए ऑनलाइन मार्केट अगेन एज आई सेड ये स्लोली होता है, स्लोली एंड स्टेडीली, और आपकी सेल्स एंड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने कोई प्रोडक्ट लिखा तो उसकी सही लेबलिंग आजकल बहुत ज़रूरी है, एफएसआई काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आप क्या एडवर्टीज कर रहे हैं इसके बारे में भी ध्यान रखिए। आप किसी अगर आप ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड नहीं है तो आप ऑर्गेनिक मत लिखिए, ठीक है। आपके पास जो लाइसेंस है उसको ठीक से लिखिए, वही चीज़ बनाइए जो जिसका आपके पास लाइसेंस हो, नहीं तो ऑनलाइन सेलिंग में आपको दिक्कत हो। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो लाइसेंस है वो स्टेट लाइसेंस आप लें या सेंट्रल लें। सेंट्रल लाइसेंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो चेक बॉक्सेस हैं ज़्यादा हैं, और स्टेट लाइसेंस कंपेरेटिवली ईजियर होता है। अगर आपके पास सेंट्रल लाइसेंस है तभी आप चीज़ों को आउटसाइड इंडिया आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे या मल्टीपल स्टेट्स में भेज पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी नीड है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप एक लाइसेंस लीजिए। उसके बाद जब आपकी लाइसेंसिंग हो जाए, बहुत सारी पोर्टल्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन वहीं तक मत सीमित रखिए अपने को। आपके पास एक अच्छी सपोर्ट टीम होनी बहुत ज़रूरी है। अब वो सडनली हमेशा एक चैलेंज रहता है कि कस्टमर की जो क्वेरीज हैं, उसके जो फीडबैक्स हैं, उनको आप लीजिए। कई बार प्रोडक्ट्स रास्ते में चैलेंजेस आपको आएंगे, आपने प्रोडक्ट शिप किया, वो ब्रेक हो गया, आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो वो जो कैसे आप उसको भेजेंगे, ठीक है। तो देयर सो मेनी इंटीग्रिटीज एंड नुआंसेस इसमें जो है, बट एज आई मतलब मेरा ये मानना है कि स्टे ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग। कस्टमर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कस्टमर्स की सुनिए और उनके फीडबैक को लेते जाइए और इम्प्रूव करते जाइए अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इतनी देर से हम लोग अभी जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में कहा, ऑनेस्टी रहना है और प्रोडक्ट्स बेहतर बनाते जाइए, तो ये इसका अगर हम लोग आधार या सूत्र सोचें तो वो है ब्रीडिंग। जब तक ब्रीडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आगे और चीज़ें अच्छी नहीं होगी। आपने शुरुआत में ही कहा कि जो ब्रीड है उसको सही रखिए। तो सर इसके लिए क्या सुझाव है, आप बताइए। हाँ देखिए, ब्रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब आप जो भी पालते हैं, जो भी ब्रीड आपके पास, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपने कितने की गाय आप खरीद सकते हैं वो डिपेंड करता है, या हीफर खरीद सकते हैं कि इतनी डीप आपकी पॉकेट्स हैं। आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है और आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इसमें, तो AI एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होती है, और इससे जो है आप अपनी ब्रीड को बेहतर कर सकते हैं। बेहतर बुल्स का सीमन आप उसको आप यूज़ करिए, प्रयोग करिए। जैसे मैंने कहा, बायफ है, सैग है, गवर्नमेंट के और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, ABS है, ये सब जो हैं एक उनका अपना दाम है, अपनी प्राइसिंग पर वो अच्छे बुल्स का सीमन प्रोवाइड कराते हैं। सो यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट यूज दैट वाइजली। प्रजनी को बचा के रखिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बच्चों को या उनके हीफर्स को मारिए नहीं, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो शायद आपके ऊपर बोझ है। ये आपकी एक सोच हो सकती है। देखिए, मैंने ऐसा आपको बताया कि एक बुल की कीमत 5 लाख भी है और एक बुल 5 रुपए में भी नहीं बिक रहा है, तो क्या डिफरेंस है ये? सडनली ब्रीड, उसका ब्रीड क्या ऐसा है, वही उसी पे सब कुछ डिफरेंस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काउज एंड बुल्स में बहुत पोटेंशियल है। दिक्कत है हमारी सोच में, हमारी अपनी मेहनत में। तो वी कैन नॉट ब्लेम देम, वी नीड टू ब्लेम अस for our limited understanding about the value they bring. सर अगर जैसे अभी तक हम लोगों ने ब्रीड की बात की है, तो अगर कोई सिर्फ मिल्क पे फोकस करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी ब्रीड है जो सबसे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देती है? देखिए, 2-3 टक्कर की ब्रीड्स हैं। जो है, कोई नाराज ना हो जाए, अगर गुजरात से है तो वो गिर को पसंद ज़्यादा करते हैं। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी ये हुआ तो साहिवाल, ऐसे थार पारकर है, राजस्थान की राठी है। तो ये टॉप 4 एक ब्रीड्स मैं कहूँगा जो काफ़ी फेमस हैं और मिल्चिंग ब्रीड्स हैं। अगर आप सिर्फ मिल्क चाहते हैं
और बल्क क्वांटिटी में, तो आई थिंक दीज आर द 4 ब्रीड्स यू कैन लुक एट। फिर भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों से खुद शेयर करें कि एग्जैक्टली अगर जैसे काऊ बूढ़ी हो जाती है, एज हो जाता है, उसके बाद हेथा में आप क्या करते हैं, आप प्लीज खुद से शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, तो वो इस मैंने आपसे बताया कि हम लोग की हेता गाजियाबाद में जो संस्था है, जब काउज हमारी स्टेज में आ जाती हैं या बुल्स हमारे स्टेज में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि वहाँ स्पेस नहीं है और वो उनकी एज उस तरह की हो गई है, तो हम उन्हें हेता नंदीशाला ले जाते हैं अपना, और हेता नंदीशाला में स्पेस ज़्यादा है, वो आराम से वहाँ रहती हैं, खाती हैं। वी कलेक्ट देयर काउ डंग, द यूरिन, एंड वी मेक जो है जीवामृत, उससे हम खेती करते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से रहती हैं। उनकी खेती से ही इतना हमको प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिससे वो अपना खर्चा आराम से निकालती हैं, और हम अपने प्रोडक्ट्स को एक सही दाम पर बेचते हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है उनको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करने के लिए और हमने सर्टिफिकेशन लिया उनको, तो ग्राहक भी उसको जो है पसंद करते हैं, उसका टेस्ट भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। तो अगर आप अपनी बूढ़ी गाय बछड़ों से ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे तो भी वो आपका खर्चा निकाल देंगे। तो सर एक और सवाल बहुत ही मॉडर्न मैं तरीके से पूछना चाहूंगी कि आजकल हम लोग सोचते हैं कि मॉडर्न है तो कोई और बिजनेस, कुछ और बिजनेस, और क्योंकि डेयरी फार्मिंग में काफी रिस्क हो गया है, फेलियर रेट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए, एक साइकिल होती है ये, एक समय था जब फार्मिंग को बहुत अच्छा माना जाता था, ठीक है, यू वर considered, I mean, if you're a farmer, you are considered good, you know. तो डेयरी बेसिकली इज क्लब्ड विद फार्मिंग, ठीक है। अगर जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि यू शुड चूज इधर डेयरी और फार्मिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें बहुत स्कोप है और बहुत सारी हेल्प गवर्नमेंट से मिलती है, और जो है ये अब आपकी चॉइस है, ठीक है ना, मतलब किसी को पुश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि वर्ल्ड वाइड एक गिरावट देखी गई है कि यंगस्टर्स फार्मिंग और डेयरी दोनों से पीछे हट रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, और जब उन्होंने एजुकेशन पूरी कर ली है, उन्होंने काम कर लिया है, तो उनको लगा कि नहीं, फार्मिंग और डेयरी ये ही एक बेहतर चीज़ें हैं लाइफ की, ठीक है। तो मुझे मैंने आपसे कहा कि इसमें समय लगेगा, लेकिन लोग लौटेंगे। जी बिल्कुल। तो सर चलिए अब बात कर लेते हैं कि हेथा के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और उससे भी पहले एक बात और बताइए। जहाँ तक मुझे पता है हेथा मीन्स स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, तो ये नाम रखने का कारण एक तो, और यस आगे के फ्यूचर प्लान्स। जी, तो नाम बेसिकली मेरे ये 5th जनरेशन के ग्रैंडफादर का नाम है ये, और जो लैंड थी गाजियाबाद में वो उन्हीं की थी। सो जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की, तो ये मुझे लगा कि एक श्रद्धांजलि होगी उनको जिनकी लैंड में यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए वो नाम रखा। छोटा और स्मॉल नाम है, उसका एक अच्छा मीनिंग भी है, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगा कि वो क्लिक भी कर गया, तो आई थिंक दैट वेज। फ्यूचर प्लान्स कि can we support more cows? We would love to have more and more cows, and for that we need more land, more helping hands. People who are smarter than us should come and join us, so that we continue to grow forward. आई होप जो भी डेयरी फार्मिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, आपके इन इंफॉर्मेशंस के द्वारा उनको काफ़ी सहायता होगी आगे, और सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से मूव फॉरवर्ड करने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हम लोगों को देने के लिए, और टूल्स विला टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टीम फॉर होस्टिंग मी। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सर।